नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत द्विवेदी और आप हैं हमारे YouTube चैनल पीएचडी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू जीएसटी को। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी को और फ्लो ऑफ आईटीसी को। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरा लास्ट वाला लेक्चर भी देख लें ताकि आपको जीएसटी के बारे में पूरा पता चले कि आखिर जीएसटी लगता कैसे है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे अकाउंटिंग के जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं वो पोस्ट करता रहता हूँ और साथ ही साथ अपनी स्टोरी पे भी डालता रहता हूँ। तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, अपने कॉन्सेप्ट आप वहाँ पे जाके क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी इज अ कॉमन लॉ एंड प्रोसीजर थ्रू आउट द कंट्री अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, जीएसटी के इंट्रोड्यूस होने से पहले ना इंडिया में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे। तो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए गवर्नमेंट को कई सारे डिपार्टमेंट बनाने पड़े थे। तो अलग अलग डिपार्टमेंट की होने की वजह से ना उनके मैनेजमेंट में काफ़ी दिक्कत आती थी, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी, तो बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता था। लेकिन अब सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जब जीएसटी में मर्ज हो गए हैं तो हमें सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट की ज़रूरत है। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस आर टैक्स्ड इन द जुरिस्डिक्शन वेयर कंजम्पशन टेक प्लेस rather than the point where their origin और प्रोडक्शन टेक प्लेस। दोस्तों, जीएसटी ना एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। देखिए, दो तरह की टैक्सेशन स्कीम होती है, एक तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स और एक ओरिजिन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में क्या होता है ना, वो वाली स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है जिसके जुरिस्डिक्शन में प्लेस ऑफ कंजम्पशन हो। मान लीजिए मैं दिल्ली का प्रोड्यूसर हूँ, मैं दिल्ली में प्रोडक्शन करता हूँ और आपको सेल करता हूँ। ठीक है, आप यूपी के हो और मैं दिल्ली का हूँ, तो मैं गुड्स बना के आपको सेल करता हूँ और आप उस गुड्स को यूज़ करके फर्दर प्रोड्यूस करके आगे किसी और को सेल करते हो। सपोज बिहार में आप सेल करते हो, तो पहली ट्रांजैक्शन को देखते हैं जो मेरे और आपके बीच में हुई है। तो मैंने गुड्स बनाया और आपको सेल किया, तो आप गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो ना, तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो टैक्स लगाएगी। जो हमारे बीच में जो सप्लाई हुई है ना, जो मैंने आपको सप्लाई की है, उस सप्लाई पर यूपी की गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। और फिर उसके बाद आप जो फर्दर सप्लाई कर रहे हो, गुड्स प्रोड्यूस करके आगे सप्लाई कर रहे हो, तो उस सप्लाई पे बिहार की गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, क्योंकि प्लेस ऑफ कंजम्पशन कहाँ पर है? बिहार में। यहाँ पे प्लेस ऑफ कंजम्पशन, यहाँ पे कंजम्पशन का मतलब जो है ना, ये वैल्यू एडिशन करने का मतलब है। वैल्यू एडिशन कर रहे हो, फिर उसके बाद आगे सप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे कंजम्पशन का मतलब वैल्यू एडिशन करना है। यहाँ पे कंजम्पशन का मतलब वो वाला कंजम्पशन नहीं है कि आप जो फाइनल कंज्यूमर कंज्यूम करता है वो वाला कंजम्पशन नहीं है। यहाँ पे कंजम्पशन का मतलब वैल्यू एडिशन है, यहाँ पे फर्दर सप्लाई हो रही है। ठीक है जी। तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ओरिजिन बेस्ड टैक्स ठीक उसका उल्टा है। हमारी सप्लाई पे, जैसे कि पहले ट्रांजेक्शन देखते हैं, हमारी सप्लाई पे अभी तक क्या था? यूपी गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में। लेकिन ओरिजिन बेस्ड टैक्स में क्या होता है ना कि अब इस ट्रांजैक्शन पे दिल्ली की गवर्नमेंट टैक्स लगेगी। आपके और बिहार वाले के बीच में जो सप्लाई हुई है ना, उस सप्लाई पे यूपी की गवर्नमेंट टैक्स लगेगी। तो ये होता है ओरिजिन बेस्ड टैक्स का मतलब। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लेवी एंड कलेक्शन ऑन बोथ गुड्स and service at the same rate and benefit of input tax credit and subtraction of value। दोस्तों, जीएसटी में क्या होता है ना, जैसे पहले का जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो हमारा सिस्टम था, उसमें कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे। तो उसमें ना गुड्स और सर्विस की क्लासिफिकेशन थी कि गुड्स के लिए अलग टैक्सेशन स्कीम है और सर्विसेज के लिए अलग टैक्सेशन स्कीम है। लेकिन जीएसटी में क्या है कि गुड्स और सर्विस दोनों पे ही जीएसटी लगता है। जीएसटी का पूरा नाम ही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी जो लगता है वो गुड्स और सर्विस पे लगता है।
देयर इज नो स्कोप फॉर लेवी ऑफ सेस, रीसेल टैक्स, एडिशनल टैक्स और टर्नओवर टैक्स। जीएसटी के अलावा कोई भी एडिशनल टैक्स नहीं लगता। अब कोई भी सेस नहीं लगता। ये सेस का मतलब क्या है दोस्तों? सेस जो होता है ना, वो टैक्स पे लगाया जाता है। सेस जो लगाया जाता है ना, वो गवर्नमेंट लगाती है किसी पर्टिकुलर स्कीम को बहुत ही प्रमोट करने के लिए। जैसे हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस, ये इनकम टैक्स पे लगाया जाता है। 4% इसका रेट है, और जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है ना, इनकम टैक्स लायबिलिटी, उस पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस लगता है। तो सेस जो है ना, वो गवर्नमेंट लगाती है किसी पर्टिकुलर स्कीम को प्रमोट करने के लिए। ठीक है जी, किसी पर्पस के लिए होता है वो। देयर इज नो मल्टीपल लेवी ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स और सर्विस। जो पहले का इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम था, उसमें कई सारे टैक्सेस हुआ करते थे। अब सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी में मर्ज हो गए हैं, यही इसका मतलब है। यानी कि मल्टीपल लेवी ऑफ टैक्सेस अब नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। दोस्तों, पहले के इनडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या होता था ना, कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने अपने टैक्सेस लगाई करती थी। हर एक स्टेट का अपना अपना टैक्स हुआ करता था। तो इससे क्या होता था ना, कि हर एक स्टेट एक डिफरेंट मार्केट हुआ करता था। लेकिन अब सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म हो गए हैं, तो अब पूरा इंडिया एक कॉमन मार्केट हो चुका है। ठीक है जी, हमने पूरी की पूरी इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर दिया है जीएसटी को इंट्रोड्यूस करके। इससे काफ़ी सारे इकोनॉमिक बैरियर जो हैं वो हट चुके हैं। जो इतने सारे टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो अब खत्म हो गए, तो इकोनॉमिक बैरियर भी काफ़ी हद तक हट चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और अब बिजनेस करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि अब इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस रहे नहीं, तो काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी अब हट चुकी है। सिंप्लीफाइंग कंप्लायंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस की कंप्लायंस भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो चुकी है। बेटर एंड इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब इनडायरेक्ट टैक्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है, क्योंकि अब उतनी कॉस्ट नहीं आती, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी रही नहीं। जीडीपी ग्रोथ। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी make business more channelized, which result in more authenticate data, and as a result GDP will increases। दोस्तों, जीएसटी की वजह से क्या हुआ ना, जैसे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे पहले, तो अलग अलग रिटर्न्स एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भरनी होती थी। रिटर्न का मतलब यहाँ पे सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न से नहीं है। रिटर्न का मतलब होता है कि रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन अ प्रेस्क्राइब्ड मैनर, यानी कि गवर्नमेंट जो हमसे इंफॉर्मेशन मांग रही है ना, उसको उसी के प्रेस्क्राइब्ड मैनर में उसको प्रोवाइड करना। तो ये होता है रिटर्न का मतलब। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये होता है रिटर्न का मतलब। तो उस रिटर्न की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, काफ़ी सारी रिटर्न्स होती थी, तो डेटा उतना ऑथेंटिकेट नहीं हो पाता था, बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते थे। तो अब जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया है, सिर्फ एक कॉमन टैक्स है हमारे पास, तो रिटर्न भी हमें सिर्फ एक ही भरनी पड़ती है, और वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेट होती है, बहुत ज़्यादा रिलायबल होती है वो। तो ये है सारे के सारे जीएसटी के ऑब्जेक्टिव्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का अगर मैं सिंपल सा नाम दूं ना, तो वो होगा जीएसटी वॉलेट। जैसे आप लोगों का पेटीएम वॉलेट होता है ना, आपका पेटीएम वॉलेट होता है, उसमें कुछ कैश पड़ा होता है, तो उससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक उसी तरह ये भी एक तरह से एक जीएसटी वॉलेट है। आप उसमें कैश जमा कराओ और उसी से अपनी जीएसटी लायबिलिटी पे करते रहो। ठीक है जी। इट रिफ्लेक्ट द कैश अवेलेबल टू पे ऑफ योर जीएसटी लायबिलिटी। ये एक तरह से जीएसटी वॉलेट ही तो है ना। आप उसमें अपना कैश जमा कराओ और उसी से अपनी जीएसटी लायबिलिटी पे ऑफ करते रहो। और जो भी आप जीएसटी पोर्टल पे पे करते हो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, वो पूरा का पूरा जीएसटी के पोर्टल पे मेंटेन होता है। ठीक है जी।
This means that amount available in electronic cash ledger is used for making payments. These payments are towards tax, interest, GST penalty, and any other amount payable. It is maintained on GST Common Portal www.gst.gov.in. ये GST का पोर्टल है, GST की साइट है https www.gst.gov.in. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। दोस्तों, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है ना, वैसे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर भी होता है। इसमें वो सारा का सारा क्रेडिट मेंटेन होता है। जो हम इनपुट क्रेडिट लेते हैं ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे हम इनपुट GST कहते हैं, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड इस वाले लेजर में मेंटेन होता है। और इसको भी GST का जो कॉमन पोर्टल है www.gst.gov.in, वहाँ पे ये पूरा का पूरा मेंटेन होता है। The electronic credit ledger reflect the amount of ITC available to the taxpayer. Thus, every claim of input tax credit of registered taxpayer eligible for claiming such a credit is credited to his ledger. यानी जिन जिन क्रेडिट के लिए वो एलिजिबल होगा, वो सारा का सारा GST के कॉमन पोर्टल पे मेंटेन होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है दोस्तों? नॉर्मली क्या होता है ना कि GST जो पे करता है वो सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस करता है। जैसे कि मैं अगर आपको सप्लाई कर रहा हूं तो मैं आपसे GST कलेक्ट करूंगा, लेकिन रिवर्स चार्ज में ना ठीक उल्टा होता है। इसको शॉर्ट नाम देते हैं RCM। RCM में क्या होता है ना कि अब GST मैं नहीं पे करूंगा। अगर मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं तो मैं GST पे नहीं करूंगा, GST पे करोगे आप। ये होता है रिवर्स चार्ज पे। यानी कि GST की जो लायबिलिटी है वो रिसीवर ऑफ गुड्स और सर्विस पे आती है, वो रिसीवर पे आती है लायबिलिटी। रिवर्स चार्ज मीन्स लायबिलिटी टू पे टैक्स is on the recipient of supply of goods or service instead of supplier of goods or service in respect of notified category of supply. वो सप्लाईज नोटिफाई की गई है जिन पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। फीस पेड टू लॉयर। अगर हम किसी लॉयर से कोई सर्विसेज लेते हैं तो वहां पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। जैसे कि मैं आपको कोई एडवाइजरी सर्विस दे रहा हूँ, कोई लॉयर से रिलेटेड सर्विस दे रहा हूँ, तो GST आप पे करोगे। मैं सप्लायर हूँ लेकिन GST तब भी आप ही पे करोगे क्योंकि आप रिसीवर हो। फीस पेड आउटसाइड इंडिया। अगर हम कोई सर्विसेज किसी फॉरेन कंट्री से लेते हैं तो वहां पे GST हम पे करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वो उसको पकड़ने नहीं जाएगी, क्योंकि वो सप्लायर है, उसको कहाँ ढूंढती फिरेगी कि आप सप्लायर हो, आप पे करो टैक्स, है ना। तो इसलिए ये लायबिलिटी रिसीवर पे डाली गई है। पेमेंट फॉर यूज ऑफ कॉपीराइट। अगर हम कोई कॉपीराइट से रिलेटेड सर्विस लेते हैं, जैसे कि मैंने कोई बुक ली है और आपको कॉपीराइट दे दिया, तो मैं सर्विस दे रहा हूँ लेकिन लायबिलिटी आप पे आएगी। व्हेन गुड्स एंड और सर्विसेज आर परचेज फ्रॉम ए अनरजिस्टर्ड डीलर। अगर हम किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं, तो लायबिलिटी हम पर आएगी। ठीक है जी दोस्तों, ये पॉइंट बड़ा ध्यान रखने वाला है, अनरजिस्टर्ड डीलर वाला। इसको बड़ा ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू GST। अब हम GST से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? इनपुट क्रेडिट ऑफ GST इज नॉट अलाउड इन केस। यहाँ पे कुछ केसेस दे रखे हैं जिसमें GST का इनपुट हमें अलाउ नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हम सप्लाई करते हैं तो हम आउटपुट, हमारी आउटपुट लायबिलिटी जो बनती है उसमें से हम इनपुट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं। इनपुट लायबिलिटी यानी कि जो इनपुट GST जो हमने ऑलरेडी पे कर रखा है उसको हम माइनस कर देते हैं हमारी आउटपुट लायबिलिटी में से। ठीक है जी, तो वो जो हमारा इनपुट होता है ना, इनपुट GST, वो एक्सपेंसेस बन जाता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देते हैं।
ठीक है जी। अब वो केसेस कौन से हैं जिनमें इनपुट हमें अलाउड नहीं होता? इफ द परचेजर ऑफ गुड्स एंड और सर्विस इज अनरजिस्टर्ड डीलर, अगर हम किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को सप्लाई करते हैं तो हमें जीएसटी का इनपुट नहीं मिलता। दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है ना, और ये वाला पॉइंट जो है, ये रिवर्स चार्ज वाला, इन दोनों पॉइंट्स में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे हम अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर रहे थे, ठीक है जी। यहाँ पे हम अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, परचेज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल कर रहे हैं। इस केस में हमें इनपुट नहीं अलाउ होता और इस केस में रिवर्स चार्ज लगता है। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। रिपेयर टू बिल्डिंग, अगर हम अपनी बिल्डिंग की रिपेयर करवाते हैं अपनी बिल्डिंग को, तो उसका जीएसटी का इनपुट हमें नहीं मिलता। फूड्स एंड बेवरेज एक्सपेंसेस, इसका भी हमें इनपुट नहीं मिलता। मेंबरशिप फीस ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, इस केस में भी हमें जीएसटी का इनपुट नहीं मिलता। हेल्थ इंश्योरेंस के केस में नहीं मिलता, डोनेशन के केस में नहीं मिलता। बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, अगर हम बिजनेस प्रमोशन से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस करते हैं तो उसका भी इनपुट हमें नहीं मिलता, ठीक है जी। और इन सारे केसेस में हमारा जो इनपुट होता है ना, वो एक एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट होता है। जीएसटी पेड इज रिवर्स्ड इन फॉलोइंग केसेस। इफ इनपुट जीएसटी अकाउंट वाज डेबिटेड व्हेन गुड्स आर परचेज, यहाँ पे बहुत सारे केसेस दे रखे हैं जिसमें अगर हमने इनपुट ले रखा है तो उसको वापस रिवर्स करना पड़ता है, उसको वापस हमें पे करना पड़ता है। अगर हमने कोई इनपुट लिया है ना तो उसे वापस करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है उसको। इफ इनपुट जीएसटी अकाउंट वाज डेबिटेड व्हेन गुड्स वर परचेज, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, अगर हम परचेज रिटर्न कर देते हैं तो हमें इनपुट जीएसटी रिवर्स करना पड़ता है। अगर हम किसी सप्लायर से कोई रिबेट रिसीव करते हैं तब भी हमें अपना इनपुट जो है वो जीएसटी का वो रिवर्स करना पड़ता है। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, अगर गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए जाते हैं तभी हमें जीएसटी रिवर्स करना पड़ता है। गुड्स गिवन एज डोनेशन, इस केस में भी हमें रिवर्स करना पड़ता है। गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड और स्टोलन और दे बिकम अनसेलेबल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ, इन सारे केसेस में हमें जीएसटी का इनपुट रिवर्स करना पड़ता है। क्योंकि क्या है ना कि गुड्स जो है वो सेल थोड़ी हुए हैं। इन सारे केसेस को आप देख लीजिए, इनमें कहीं भी ना गुड्स फर्दर सोल्ड नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कोई अराइज ही नहीं हुई कि हम उसका इनपुट ले रहे हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इनपुट रिवर्स करना पड़ता है। अब जैसे हम इनपुट को रिवर्स कर रहे हैं वैसे आउटपुट जीएसटी भी रिवर्स हो सकता है सेल्स रिटर्न के केस में। और अगर हम अपने कस्टमर को रिबेट देते हैं तो उस केस में हम आउटपुट जीएसटी को रिवर्स करते हैं। जीएसटी इज नॉट लेविड ऑन फॉलोइंग सप्लाई, अब ये वो वाला केस है जिसपे जीएसटी तो लगता ही नहीं है वो ट्रांजैक्शन पे। वो कौन सी ट्रांजैक्शन है? सैलरी एंड वेजेस, अगर हम अपने वर्कर्स को सैलरी और वेजेस पे करते हैं तो जीएसटी नहीं लगता। एजुकेशनल सर्विस पे जीएसटी नहीं लगता, हेल्थ सर्विस पे जीएसटी नहीं लगता, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सर्विस पे जीएसटी नहीं लगता। अगर हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट, अगर हम गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज देते हैं तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। सप्लाई टू एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज और यूएनओ, दोस्तों एम्बेसीज क्या होती हैं? आपने दूतावास का नाम सुना है? जैसे कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट की एम्बेसी अगर पाकिस्तान में या फिर यूएसए में, चाइना में या फिर रशिया में या फिर इंग्लैंड में, हर जगह अगर हमारी एम्बेसी है तो उस पर्टिकुलर कंट्री में वो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। एम्बेसी का काम ही ये होता है कि हमारी गवर्नमेंट को किसी फॉरेन कंट्री में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो अगर हम एम्बेसीज को कोई सप्लाई देते हैं, जैसे यूएसए की एम्बेसी अगर इंडिया में है तो वो
यूएसए की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम उस एम्बेसी को अगर कोई सर्विसेज देते हैं तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। फॉरेन रिलेशनशिप्स है वो खराब हो जाते हैं, तो इसीलिए इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।